हेलो स्टूडेंट, हम चल रहे थे अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें हमने कूलम्ब्स लॉ को पढ़ लिया था और कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी देख लिया था और हमारा कूलम्ब्स लॉ खत्म हो गया। लेकिन कूलम्ब्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं, दो तीन, वो अब हम देखते हैं। तो देखिए कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशंस या लिमिट्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ। फर्स्ट लिमिट क्या होती है कूलम्ब्स लॉ की? फर्स्ट लिमिट ये होती है कि जो चार्ज हम लेते हैं कूलम्ब्स लॉ के लिए या फिर जिन चार्जेस पे हम कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करते हैं वो चार्ज पॉइंट चार्ज होने चाहिए और स्टेबल होने चाहिए। ये फर्स्ट लिमिटेशन होती है इसकी। तो इसको हम लिखेंगे वो चार्ज मस्ट बी पॉइंट एंड स्टेबल चार्जेस। बिकॉज बाय इसका भी रीजन आपने देखा था कि जब हम स्टेबल चार्ज नहीं लेते हैं, मूवेबल चार्ज लेते हैं, तो मूवेबल चार्ज मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से वहां पे मैग्नेटिक फोर्स भी और एक्स्ट्रा टर्म में जुड़ जाता है। तो इसलिए हम ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए स्टेबल चार्ज यूज लेते हैं। तो इसका रीजन क्यों लिखेंगे बिकॉज ए movable charge is produced in magnetic field also, so there will a magnetic force between both charges। इसलिए हमें क्या करना है, जब भी हम कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई करेंगे तो स्टेबल एंड पॉइंट चार्जेस लेंगे। नेक्स्ट लिमिटेशन देखिए इसकी कि जब हम देखेंगे कि जो चार्जेस ले रहे हैं हम दोनों पॉइंट और स्टेबल चार्जेस, इनको हम एक फिक्स्ड डिस्टेंस से कम डिस्टेंस पर नहीं रख सकते। इनकी भी एक डिस्टेंस फिक्स होती है, उससे लेस देन डिस्टेंस पे लेकर के आएंगे इनको तो हम कूलम्ब्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। और वो फिक्स डिस्टेंस कितनी होती है? तो वो फिक्स डिस्टेंस होती है इनके बीच में 10⁻⁻15 मीटर। तो इफ द डिस्टेंस इज, इसका रीजन क्या होता है कि जैसे ही हम 10⁻⁻15 मीटर से कम डिस्टेंस उनके बीच में रख देंगे तो क्या होगा? तो आपने 11वीं क्लास में देखा था कि जो आपका न्यूक्लियस होता है उसकी साइज क्या होती है? तो वहां पे हम ऐसे पढ़ते थे कि न्यूक्लियस की साइज फर्मी की होती है। फर्मी मींस 10⁻⁻15 मीटर हेमेटो। तो ये इसकी रेंज है। तो जैसे ही हम डिस्टेंस को 10⁻⁻15 मीटर से लेस कर देते हैं तो क्या होगा? ये चार्ज यहाँ पे है, ये चार्ज यहाँ पे है और 10⁻⁻15 मीटर से कम डिस्टेंस पे जैसे ही ये आएंगे तो इनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स भी अप्लाई होने लग जाते हैं। क्यों? इनके दोनों न्यूक्लियस कैसे होंगे? बहुत ही पास पास आ जाएंगे और आपको पता है न्यूक्लियस पॉजिटिव होते हैं। तो ये वाला जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है इस दूसरे वाले पॉजिटिव न्यूक्लियस पर रिपल्सन फोर्स लगाने लगेगा। तो हमें तो ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे न्यूक्लियस फोर्स भी ऐड हो रहा है, तो इसलिए हम डिस्टेंस को 10⁻⁻15 मीटर से लेस और इसके इक्वल नहीं कर सकते, तभी हम कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई करते हैं। जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है कूलम्ब्स लॉ की वो देखिए। आपने देखा था कि जो आपका चार्ज होता है उसके द्वारा वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके इनवर्स स्क्वायर लॉ के नेक्स्ट देखिए थर्ड प्रॉपर्टी। कूलम्ब्स ने बताया था कि भाई जब हम इस तरह से चार्ज लेते हैं एक और इसके पास में एक दूसरा चार्ज रखते हैं तो ये वाला चार्ज इस चार्ज पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा। अच्छा अब मैं क्या करता हूं कि मैंने एक चार्ज यहां पे और ले आया, अब कितने चार्ज हो गए 3।
तो क्या होगा, ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, फिर ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे और ये इस पे, इस तरह से इनके फोर्सेस लगेंगे, ये एक दूसरे पर फोर्स इस तरह से लगाएंगे। अब मुझे इस वाले चार्ज पे फोर्स कैलकुलेट करना है, इस वाले चार्ज पे फोर्स कैलकुलेट करना है। तो जैसे कि ये वाला चार्ज इस पे लगा रहा है 2 न्यूटन का फोर्स, और इस चार्ज पे कौन फोर्स लगा रहा है, ये वाला चार्ज भी लगा रहा है, तो ये दैट 3 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना। तो क्या होगा, जैसे ही ये पहले 2 न्यूटन चार्ज लगा, 2 न्यूटन फोर्स लगा रहा था और ये चार्ज यहाँ पे नहीं था, लेकिन बाद में ये चार्ज यहाँ पे आया, तो क्या इसके फोर्स में कुछ रिडक्शन होगा या फिर इसका फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, कुछ हो सकता है क्या, इसके फोर्स पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या। तो कूलम्ब्स ने बताया था कि इन दोनों के फोर्स पर इस वाले चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मींस पहले भी 2 न्यूटन फोर्स लग रहा था, अब भी 2 न्यूटन फोर्स लगेगा। ऐसा नहीं है कि ये चार्ज आ गया और हम एक और चार्ज ले आते हैं, ये 4th नंबर का चार्ज लेके आए तो अब ये 2 न्यूटन की जगह 1.5 न्यूटन या फिर 2.5 न्यूटन हो जाए, ऐसा नहीं होगा। इन दोनों के बीच जो फोर्स पहले लग रहा था वही लगेगा, वो किसी थर्ड चार्ज से इफेक्टेड नहीं होगा। तो ये कूलम्ब्स ने बताया था, इस वाली प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम टू बॉडी इंटरेक्शन। तो ये न्यूटन ने कूलम्ब ने बताया था कि जो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है चार्जेस के बीच में, वो टू बॉडी इंटरेक्शन है, उस पर किसी भी थर्ड पार्टिकल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये कूलम्ब्स लॉ की आपकी लिमिटेशन है इंटरेक्शन। तो ये हुई हमारे पास में कूलम्ब लॉ की लिमिट्स क्या होंगी कि जो थर्ड लिमिट है ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डज नॉट अफेक्टेड बाय द थर्ड चार्ज, so we can say that the electric force is two body interaction। तो हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा होता है, टू बॉडी इंटरेक्शन होता है। तो इसका हमें बेनिफिट मिलने वाला है, ये जो लाइन लिखी है ना टू बॉडी इंटरेक्शन, इसका हमें बेनिफिट क्या मिलेगा कि जब हमारे पास में इस तरह से चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे तो हमें इस चार्ज पे फोर्स कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये कितना फोर्स लगा रहा है, ये कितना फोर्स लगा रहा है और ये कितना फोर्स लगा रहा है, इन तीनों चार्जेस का फोर्स हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। जैसे इसका 2 न्यूटन, इसका 3 न्यूटन, इसका 4 न्यूटन, और इनकी डायरेक्शंस देखेंगे। बिकॉज ऑफ फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो हम इनकी डायरेक्शन को भी फोकस रखेंगे। हम ऐसे थोड़ी कह सकते हैं, जैसे कि मैंने इस पर ये वाला हाथ मेरा इस डस्टर पे 2 न्यूटन फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, और ये हाथ इस पर 3 न्यूटन फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, तो डस्टर पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो हम ये थोड़े कह देंगे 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, नहीं, हम कहेंगे 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पे वेक्टर सम लेते हैं ना कि स्केलर सम। तो जब हम इस पार्टिकल पे टोटल फोर्स निकालेंगे, टोटल फोर्स कैलकुलेट करेंगे, तो इन तीनों फोर्सेस का वेक्टर सम ले लेंगे और इस पर हम टोटल फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे इजीली। यदि हम ये ना माने कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो टू बॉडी इंटरेक्शन नहीं है, तो हम इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते। बिकॉज ऑफ ये जो 2 न्यूटन फोर्स है ये इस चार्ज से इफेक्टेड होगा, तो पता नहीं ये 2 की जगह 1.5 न्यूटन रहता है या फिर 2.5 न्यूटन हो जाता है। तो इसलिए हम ये एज्यूम करते हैं, ये कूलम्ब्स ने बताया था कि जो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फोर्स वो टू बॉडी इंटरेक्शन होगा, तो हम इस तरह से वेक्टर सम करके टोटल फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक यही है हमारे पास में, आपके पास एक चार्ज होगा, उसके आसपास बहुत सारे चार्ज होंगे, तो उस चार्ज पे टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है आपको। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है फोर्स अमॉन्ग मैनी चार्जेस एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो क्या होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए आप क्या होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, आपके पास में इस तरह से बहुत सारे चार्ज हैं, 1 2 3 4 5। हमें इस चार्ज पे टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि अभी हम देख रहे थे, हम इसके ये वाला चार्ज जो फोर्स लगाएगा वो कैलकुलेट करेंगे, ये चार्ज जो फोर्स लगाएगा वो कैलकुलेट करेंगे, ऐसे करके एक जो बचे हुए 4 चार्जेस हैं आपके, ये जितना फोर्स इस चार्ज पे लगा रहे हैं वो सब हम कैलकुलेट कर लेंगे।
और फिर उन सभी का वेक्टर सम लेकर के इस पर टोटल फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। यही होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या फिर कहें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको, कैसे डिफाइन डेफिनेशन देंगे इसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की? पहले तो हम यही लिखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आपने 11th क्लास में वेव्स के लिए भी देखा था ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। वहां पे क्या करते थे कि जब हम देखते थे कि एक वेव आई, फिर दूसरी वेव आई, तीसरी वेव आई, तो जब एक जगह पे बहुत सारी वेव्स इकट्ठा हो जाती हैं तो हम जो रिजल्टेंट वेव बनती है उसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं? तो उन सब की वेव्स की अलग अलग इक्वेशन लेते हैं और सबको ऐड कर देते हैं तो रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन आ जाती है। ऐसे ही यहाँ पे टोटल फोर्स के लिए इन सबका अलग अलग सेपरेट फोर्स लेंगे और सबको ऐड कर देंगे तो हम यहाँ पे टोटल फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए प्रिंसिपल ऑफ सेपरेटिंग, तो कैसे डिफाइन करेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल फोर्स ऑन ए चार्ज इज गिवन बाय द, तो सिंगल चार्ज पे जो फोर्स है वो कैसे दिया जाता है? वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस व्हिच आर applied on this charge due to another charges separately। तो जो आपकी ये और आलतू फालतू के चार्ज अगल बगल में पड़े ना, ये जितना फोर्स अलग अलग से इस वाले चार्ज पे लगाएंगे उन सब फोर्सेस के वेक्टर सम से हम इसका टोटल फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? सो F वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस सो ऑन Fn वेक्टर। दैट्स यहाँ पे कितने चार्ज हैं? n चार्जेस हैं। तो n चार्जेस के लिए हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को इस तरह से लिखते हैं। अब हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ जो है फोर्स अमॉन्ग मेनी चार्जेस। तो देखेंगे ये कैसे सॉल्व करना है हमें। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम एक सिस्टम लेते हैं यहाँ पे XY सिस्टम और उसमें n चार्जेस को पुट कर देते हैं। ये हमारे पास में XY सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है XY, और यहाँ पे n चार्जेस पुट है। ये फर्स्ट चार्ज है यहाँ पे जिसको डिनोट करते हैं हम Q0 से। नेक्स्ट यहाँ पे एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है Q1, ये यहाँ पे थर्ड चार्ज है Q2, ये यहाँ पे अगला चार्ज है Q3। इस तरह से यहाँ पे n चार्जेस रखे हुए हैं, ये है Qn। इनके पोजीशन वेक्टर देखते हैं हम, तो Q0 का पोजीशन वेक्टर होगा R0 वेक्टर, Q1 का पोजीशन वेक्टर होगा R1 वेक्टर, Q2 का पोजीशन वेक्टर होगा R2 वेक्टर और Q3 का पोजीशन वेक्टर होगा R3 वेक्टर एंड Qn का पोजीशन वेक्टर होगा Rn वेक्टर। ये इनके पोजीशन वेक्टर्स हैं। हमें क्या करना है, हमें Q0 पर Q1, Q2, Q3 ऐसे करके जो n चार्जेस हैं यहाँ पे इनके टोटल फोर्स को कैलकुलेट करना है। तो लेट्स वी स्टार्ट, वी टेक, तो ये हमारे पास में कि हमारे पास XY कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इस सिस्टम में n चार्जेस है Q1, Q2, Q3 and so on Qn, and the position vector of them are R1 vector, R2 vector, so on Rn vector. Now we take a charge Q0 and the position vector of Q0 is R0 vector and we calculate the total electric force on Q0 charge. तो अब हम Q0 चार्ज पे टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू Q1, Q2, Q3 सो ऑन Qn चार्जेस। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हम पहले Q1 Q0 पर कितना फोर्स लगा रहा है ये कैलकुलेट करते हैं। तो Q1 Q0 पर कितना फोर्स लगा रहा है ये कैलकुलेट करने के बाद में फिर हम Q2 Q0 पर कितना फोर्स लगा रहा है ये कैलकुलेट करेंगे, फिर Q3 Q0 पर कितना फोर्स लगा रहा है ये कैलकुलेट करेंगे और इस तरह से हम कैलकुलेट करते हुए फाइनली Qn Q0 पर कितना फोर्स लगा रहा है ये कैलकुलेट कर लेंगे और इन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम कर लेंगे तो हमारे पास में टोटल फोर्स आ जाएगा जो Q0 पर लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, एट फर्स्ट Q1 Q0 पर कितना फोर्स लगा रहा है ये कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है वो हमें पता अभी तक
नहीं है। हम इन दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे। कूलम्स लॉ के लिए आपके पास में फॉर्मूला है 1/4πε0 Q1 × Q2। तो आपके पास में चार्जेस तो है दोनों, लेकिन Q1 × Q2/r² होता है। तो r² इट्स मीन इनके बीच की डिस्टेंस, तो इनकी बीच की डिस्टेंस नहीं है तो वो भी हम यहाँ से ले लेते हैं कुछ। इसको लिया हमने r0 1 वेक्टर, इसको लिया r0 2 वेक्टर। कैसे बोलते हैं इसको कि जो Q0 वेक्टर है उसकी पोजीशन, उसका पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू Q2 चार्ज। ऐसे ही यहाँ पे ये हो गया r0 3 वेक्टर, सो ऑन ये हो गया r0 n वेक्टर। तो इस तरह से हमने ये पोजीशन वेक्टर्स ले लिए इनके। अब हम टोटल फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो एट फर्स्ट we calculate the force between Q0 and Q1. Let distance of Q0 from Q1 and Q2 and Q3 so on Qn charge r0 1 vector, r0 2 vector, r0 3 vector, so on r0 n vector। तो अब हमें क्या करना है, टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है फर्स्ट चार्ज से। सो F0 1 वेक्टर कितना होगा, इट्स मीन फोर्स ऑन Q0 चार्ज ड्यू टू Q1 चार्ज। तो अब हम Q1 और Q0 की बात करेंगे, बस Q1 और Q0 की बात करते हैं कि इनके बीच में फोर्स कितना है। ये इनका पोजीशन वेक्टर है, वो कितना है r0 1 वेक्टर। तो कितना होगा कूलम्स लॉ से, F0 1 वेक्टर 1/4πε0 into Q1 into Q2। तो यहाँ पे Q1 चार्ज क्या है, Q1 है, लेकिन Q2 चार्ज क्या है, Q0 है। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेंगे, Q0 into Q1 अपॉन r²। तो डिस्टेंस कितनी है इनके बीच में, r0 1 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ही लेते हैं, स्क्वायर लगाने पर वैसे भी मैग्नीट्यूड बनने वाला है। और डायरेक्शन के लिए क्या लेंगे हम, r0 1 का कैप। ये देखिए, ये हुआ हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1। ये आया Q0 चार्ज पर जो Q1 चार्ज है वो कितना फोर्स लगा रहा है। अब हम कैलकुलेट करेंगे Q2 चार्ज Q0 चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा है। सिमिलरली F0 2 वेक्टर इज इक्वल टू वही 1/4πε0 into Q0 into Q2 अपॉन r0 2 का स्क्वायर डॉट r0 2 का कैप। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एंड F0 3 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0 into Q3 अपॉन r0 3 वेक्टर का स्क्वायर डॉट r0 3 का कैप, इक्वेशन नंबर 3। सो ऑन फाइनली F0 n वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 into Q0 into Qn अपॉन r0 n वेक्टर का स्क्वायर डॉट r0 n का कैप। ये हो गया हमारे पास में सेपरेट फोर्स, पहले Q1 चार्ज, फिर Q2 चार्ज का, फिर Q3 चार्ज का, और इस तरह से Qn चार्ज का। अब हमें क्या करना है, इस पे टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है। तो यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होगा, टोटल फोर्स एट Q0 चार्ज इज इक्वल टू F0 1 वेक्टर प्लस F0 2 वेक्टर प्लस F0 3 वेक्टर प्लस सो ऑन F0 n वेक्टर। सो वैल्यूज पुट करें तो F0 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 इनटू F0 1 की वैल्यू क्या है, ये रहे, रखते हैं Q0 into Q1 अपॉन r0 1 वेक्टर का स्क्वायर और r0 1 का कैप प्लस अगेन 1/4πε0 into Q2
क्यू नॉट इंटू क्यू टू अपॉन आर नॉट टू वेक्टर का स्क्वायर और आर नॉट टू का कैप प्लस 1 अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट इंटू क्यू थ्री अपॉन आर नॉट थ्री वेक्टर का स्क्वायर और आर नॉट थ्री का कैप प्लस सो ऑन प्लस 1 अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट इंटू क्यू एन अपॉन आर नॉट एन वेक्टर का स्क्वायर और आर नॉट एन का कैप। हमने सभी को क्या किया, वेक्टर सम कर लिया। अब इधर देखते हैं क्या आने वाला है रिजल्टेंट फोर्स। F naught vector is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into Q naught। ये कॉमन आ रहा है सब में से 1 upon 4 pi epsilon naught Q naught सब जगह है, तो हमने इसको कॉमन ले लिया है। अब क्या रहा अंदर, तो यहां से ये सब गया, ओनली क्या रहा Q1 upon R naught 1 वेक्टर का स्क्वायर एंड R naught 1 का कैप प्लस Q2 upon आर नॉट टू वेक्टर का स्क्वायर डॉट आर नॉट टू का कैप प्लस Q3 अपॉन आर नॉट थ्री वेक्टर का स्क्वायर आर नॉट थ्री का कैप प्लस सो ऑन Qn अपॉन आर नॉट एन वेक्टर का स्क्वायर आर नॉट एन का कैप। अब हमें क्या करना है, इसको समीशन लगा के लिख देना है। तो समीशन यूज कैसे करते हैं हम, एफ नॉट वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू नॉट समीशन आई इज इक्वल टू 1 टू n। तो ये देखिए अब यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, ये q के बाद में 1 फिर 2 फिर 3 फिर सो ऑन n। तो आपका ये वाला टर्म है वो चेंज हो रहा है, कहां से 1 टू n। ऐसे यहां भी देखेंगे 0 के बाद में 1, 0 के बाद 2, 0 के बाद 3, 0 के बाद n। तो ये 0 तो फिक्स है, लेकिन ये पीछे वाली टर्म चेंज हो रही है 1, 2, 3 सो ऑन n। तो ये 1 से n तक चेंज हो रही है। आगे यहाँ भी ये जो टर्म है ये भी 1 से n तक चेंज हो रही है। तो हमारा समीशन कहां से कहां तक होगा, i इज इक्वल टू 1 टू n q। ये वाली टर्म चेंज हो रही है, तो इसकी जगह यूज कर लेते हैं हम किसको, i को। अब i की वैल्यूज क्या पुट करेंगे हम, 1 टू n। तो पहले 1 पुट करेंगे तो q1 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो q2 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो q3 आ जाएगा। तो i की जगह पे वैल्यूज पुट करते चलेंगे 1 टू n और ये टर्म्स हमारे पास में आती हुई चली जाएंगी। अब नीचे क्या है, r चेंज नहीं हो रहा है, ना ही नॉट चेंज हो रहा है। तो r नॉट तो एज इट, वेक्टर स्क्वायर भी एज इट, लेकिन जो पीछे वाला है वो चेंज हो रहा है। तो इसकी जगह क्या पुट कर देते हैं हम, i। तो i को वैल्यूज पुट करेंगे 1 टू n, तो ये टर्म्स बनती हुई चली जाएंगी। ऐसे ही ये जो हम बाद में यूनिट वेक्टर ले रहे हैं पीछे की तरफ, इसको भी चेंज करेंगे तो r नॉट i का कैप। तो ये हो गया हमारे पास में रिजल्टेंट फोर्स ऑन q नॉट चार्ज ड्यू टू q1, q2, q3 सो ऑन q1 चार्जेस। तो जितने भी हमने यहाँ पे चार्जेस लिए थे उनके ड्यू इस q नॉट चार्ज पर जो टोटल फोर्स लगेगा वो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। डेरिवेशन आपको लग रहा है लेंथी है, लेकिन बहुत ही इजी है। कुछ नहीं किया हमने, सबका अलग अलग से फोर्स कैलकुलेट करके वेक्टर सम किया, कॉमन लेके समीशन लगाया, बस इतना सा डेरिवेशन है, आपको इजीली लर्न हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट।